भारत में शिक्षा का हमेशा एक बहुत अलग अर्थ रहा है। भारत में शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करती थी, संपूर्ण व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण करती थी। इसीलिए भारत में शिक्षा मूल्यों, नैतिकताओं और संस्कारों से मापी जाती थी कि कौन सा व्यक्ति शिक्षित है या कौन सा नहीं। लेकिन जब से पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई है, तब से शिक्षा सूचना मात्र हो चुकी है। शिक्षा सिर्फ तथ्य और जानकारियों से जुड़ गई है और उस व्यक्ति को सामान्यतः शिक्षित माना जाता है जो तथ्यों, जानकारियों, इन सबको जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक शिक्षा वो है जो हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ी जाने वाली चीजों को जब भूल जाते हैं तो जो बच जाता है वही वास्तव में शिक्षा है। यह बिल्कुल सटीक कहा गया है। इसीलिए आप देखेंगे भारत में बहुत प्राचीन समय से यह परंपरा रही है कि भारत में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है। गुरुकुल के माध्यम से भारत में शिक्षा दी जाती रही है। गुरुकुल किसे कहा जाता है? और पश्चिम में शिक्षा कैसे दी जाती रही है? स्कूल के माध्यम से, कॉलेज और विश्वविद्यालय के माध्यम से। और भारत में शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती रही है। गुरुकुल किसे कहा जाता है? जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी, गुरु और शिष्य 24 घंटे एक साथ रहते हैं, उसे गुरुकुल कहा जाता है। और जहां गुरु और शिष्य, शिक्षक या विद्यार्थी कुछ समय के लिए मिलते हैं, उन्हें स्कूल कहा जाता है। इसीलिए गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों को न केवल प्रशिक्षण, कौशल और ज्ञान प्राप्त होता था, जानकारियां प्राप्त होती थी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों का भी पता चलता था, नैतिकता और संस्कार का उनका विकास होता था। और साथ ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मानवता क्या क्या उद्देश्य है, प्रकृति और ब्रह्मांड क्या है, उन सभी को मूल रूप से वो समझने की योग्यता रखते थे। और इसीलिए गुरुकुल से समग्र शिक्षा का विकास होता था, संपूर्ण शिक्षा का विकास होता था और संपूर्ण व्यक्तित्व के जागृत होने का जो है रास्ता यहां से तय होता था। लेकिन स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थी कुछ समय के लिए मिलते हैं, और जब शिक्षक और विद्यार्थी कुछ समय के लिए मिलते हैं तो केवल औपचारिक संबंध होता है शिक्षक और विद्यार्थी में। शिक्षक भी तैयार होकर के आता, कपड़े पहन के साफ सुथरे दिखता है, और विद्यार्थी भी साफ सुथरे और कपड़े पहन करके आता है। वास्तव में शिक्षक वो नहीं होता जैसा स्कूल में दिखता है। व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कि वो एक भी आचरण ना करता हो, एक भी चीज चरित्र और व्यक्तित्व में ना उतारता हो, लेकिन वहां बन करके वैसा आ गया है और विद्यार्थी भी उसको वैसा देख रहा है। विद्यार्थी भी हो सकता है वैसा आचरण ना करता हो, स्कूल में सीधा बन करके दिख रहा हो। तो ये यहां से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो ही नहीं सकता। आपको मैं बता दूं, एक कहानी है कि स्कूल व्यवस्था की शुरुआत कैसे यूरोप में हुई। कहा जाता है जर्मनी में जब उद्योग लगाए जा रहे थे, कारखाने लगाए जा रहे थे, तो अच्छे कर्मचारियों और श्रमिकों की जरूरत थी जो निर्देश को सही तरीके से समझ सके। अर्थात ऐसे कर्मचारी या ऐसे श्रमिक चाहिए होता था जिनको एक बार इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो सही से काम करने लगे। लेकिन शुरू में कारखानों में जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता था तो श्रमिक और कर्मचारी समझ नहीं पाते थे। तो अंततः कारखानों के प्रबंधकों और मालिकों ने यह निर्णय लिया कि जब छुट्टी होती है दोपहर में, उसी समय 1-2 घंटे का ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें इंस्ट्रक्शन को समझाया जाए, निर्देशों को समझाया जाए, ताकि कर्मचारी और जो श्रमिक हैं उसको सही से समझे, सही से उससे प्रशिक्षित हो जाए और कारखाने में ताकि ठीक से काम करें। यहीं से स्कूल व्यवस्था की शुरुआत हुई, स्कूल सिस्टम की शुरुआत हुई। अर्थात जहां पर कुछ समय के लिए सिखाने वाले और सीखने वाले लोग आपस में मिलते हैं, वही स्कूल कहलाता है। और यही व्यवस्था यूरोप में शिक्षा के लिए आधार बनी और यहीं से स्कूल शुरू हुआ। इसी स्कूल का ऊपर जाकर के जो चरण है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूप में बदला। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, स्कूल के मूल में जो रहा वही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मूल में रहा। अर्थात यहां भी वही औपचारिक संबंध, वही औपचारिक और कृत्रिम जीवन। लेकिन जब आप गुरुकुलों में रहते थे तो गुरु के संपूर्ण जीवन को आप महसूस करते थे। गुरु कितना जागृत है, कितना दिव्य है, कितना उसके अंदर नैतिकता और मूल्यों का विकास है, वो अपने दायित्वों, कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करता है, वो किस तरीके का आचरण करता है, किस तरीके का व्यवहार करता है, उन सारी चीजों को जानने और समझने का मौका मिलता था। इसीलिए गुरुकुल के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र विकसित हो जाता था। लेकिन आज के स्कूल व्यवस्था, कॉलेज और विश्वविद्यालय की व्यवस्था से व्यक्ति जानकारियों से,
तथ्यों से और कुछ प्रशिक्षण और कौशल से विकसित हो जाता है। व्यक्ति इंजीनियर तो बन जाता है, डॉक्टर तो बन जाता है, प्रबंधक तो बन जाता है, लेकिन यह नहीं जान पाता कि वह अपने कौशल का कहां उपयोग करे। इसीलिए जब इंजीनियर बन जाता है, पुल बनाता है, सड़क बनाता है, तमाम बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाता है, लेकिन उसी में भ्रष्टाचार कर जाता है, क्योंकि उसको दायित्वों का, कर्तव्यों का, राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का पता नहीं होता। और कुछ दिनों के बाद वो पुल गिर जाता है, वो सड़क टूट जाती है, बंदरगाह और हवाई अड्डे काम लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मूल्य नहीं है, नैतिकताएं नहीं है। और बिना पश्चिमी व्यवस्था से जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो क्या उसके अंदर कौशल आ जाता है, शरीर के अंगों को काटने का, जोड़ने का, ऑपरेशन करने का, लेकिन उसके अंदर मूल्य और संस्कार नहीं आ पाते, जिसके नाते वो शरीर के अंगों को निकाल करके बेचने लगता है, किडनी बेचने लगता है, तमाम अंगों के व्यापार में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कौशल और प्रशिक्षण तो है उसके पास, लेकिन वह अपनी आय के लिए कुछ भी करने लगता है। वह भोगो और मौज करो की संस्कृति से जुड़ जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व और चरित्र विकसित होता तो वो भोगो और मौज करने की संस्कृति से कभी नहीं जुड़ता। यही अंतर है गुरुकुल और स्कूल में, और यही अंतर है भारत की शिक्षा व्यवस्था और पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था में। इसीलिए कहा जाता है पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था सूचना मात्र है, तथ्य और जानकारियों से जुड़ा है, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन समय में थी वो मूल्य परक थी, नैतिकता और कर्तव्यों के महान बोध को सुनिश्चित करवाती थी। व्यक्ति के अंदर जो असीम संभावना प्रतिभा के रूप में छिपी होती थी उसको प्रकट करती थी, उसको भी अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागृत करती थी, समाज के उद्देश्यों, राष्ट्र के प्रति उद्देश्यों, दायित्वों और पूरे प्रकृति के प्रति उसके दायित्वों और बोध को सुनिश्चित करती थी। इसीलिए अब हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमारे प्राचीन मूल्यों, गौरव से परिचित करवाए, साथ ही साथ संपूर्ण समाज, राष्ट्र और मानवता की जिम्मेदारियों से भी हमको जोड़ें और उन मूल्यों से हमको जोड़ें, ताकि हम केवल आय ना प्राप्त करें, केवल सुख सुविधाओं को ही ना जुटाएं, आनंद को भी प्राप्त करें, एक बेहतर जीवन जीने की योग्यता को भी प्राप्त करें और उस सुख शांति को प्राप्त करें जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है।